हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे YouTube चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आप लोग जानते होंगे कि हम लोगों का क्या चल रहा है, सामाजिक समझौते का सिद्धांत चल रहा है। सामाजिक समझौते के सिद्धांत में हम हाब्स का सिद्धांत जो है बिल्कुल पढ़ा चुके हैं। हाब्स के सिद्धांत में मैंने मानव संबंधी सिद्धांत, उनका जो है प्राकृतिक कानून, प्राकृतिक जो है अवस्था, मानव संबंधी सिद्धांत, प्राकृतिक अवस्था संबंधी सिद्धांत, प्राकृतिक कानून, इसके बाद सामाजिक समझौते का सिद्धांत, फिर हम लोगों ने आलोचना जो है किसकी, हाब्स महोदय की देख चुके हैं। तो हाब्स बिल्कुल समाप्त हो गए हैं। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, लाक महोदय को पढ़ेंगे। ठीक है, आज इस वीडियो में हम चर्चा किस पे करेंगे, लाक के मानव स्वभाव संबंधी सिद्धांत पर चर्चा करेंगे। और इसके बाद जो है हम लोग कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स देखेंगे जो हम पिछले वीडियो में हमने पढ़ाया है और जहां से क्वेश्चन जिस टॉपिक से बनता है, तो कुछ उसको हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। लाक का सामाजिक समझौते के सिद्धांत में पहला पॉइंट क्या होगा, मानव स्वभाव संबंधी सिद्धांत। हाब्स का जन्म कहाँ होता है, हाब्स का जन्म जो है 1632 ईस्वी में, 29 अगस्त 1632 ईस्वी में कहाँ होता है, ब्रिटेन में होता है। आप लोग समझ गए होंगे, ब्रिटेन में 29 अगस्त 1632 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। किसका, लाक का जन्म हुआ। चलिए देख लेते हैं लाक का मानव स्वभाव संबंधी सिद्धांत। लाक की धारणा जो है बिल्कुल हाब्स की धारणा से भिन्न थी। लाक की धारणा हाब्स की धारणा से बिल्कुल भिन्न थी। लाक की धारणा हाब्स की धारणा से क्या थी, बिल्कुल विपरीत थी। विपरीत क्यों थी, इसको हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, विधिवत समझाएंगे विपरीत क्यों थी, इसको यही छोड़ देते हैं हम। ठीक है, आप लोग इतना समझिए, लाक की धारणा हाब्स की धारणा से क्या थी, बिल्कुल विपरीत थी। विपरीत क्यों थी, क्वेश्चन मार्क, यही छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे हम बताएंगे। ठीक है, चलिए। लाक जो है मनुष्य को स्वाभाविक रूप से अच्छा, लाक ने जो है मनुष्य को स्वाभाविक रूप से अच्छा बताया। लाक ने मनुष्य को स्वाभाविक रूप से क्या बताया, अच्छा बतलाता है तथा उसके मानवीय गुणों पर बल देता है। किस गुणों पर, मानवीय गुणों पर बल देता है। लाक ने जो है मनुष्य को स्वाभाविक रूप से अच्छा बताया और उसके मानवीय गुणों पर बल देता है। आप लोग आगे पढ़ते चलिए, अभी बताते हैं। हाब्स ने कहा कि मनुष्य जो है क्या है, एक विवेकशील प्राणी है। किसने कहा, लाक ने कहा। भाई लाक का यहाँ सिद्धांत पढ़ रहे हैं तो लाक ने कहा, हाब्स अगर निकल गया हो तो सॉरी। लाक ने जो क्या कहा, मनुष्य क्या है, एक विवेकशील प्राणी है। क्या है, विवेकशील प्राणी है। प्राणी होने के कारण स्वेच्छा पूर्वक, ध्यान दीजिएगा आप लोग इस शब्द पे, स्वेच्छा पूर्वक नैतिक व्यवस्था को क्या करता है, नैतिक व्यवस्था को स्वीकार करके उसके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करता है और अपना परम कर्तव्य मानता है। किसने कहा, लाक ने कहा कि मनुष्य एक क्या है, विवेकशील प्राणी है। मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है, वह स्वेच्छा पूर्वक नैतिक व्यवस्था को स्वीकार करके उसके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करता है और नैतिक कर्तव्य को जो है क्या करता है, पालन करता है, अपना परम कर्तव्य मानता है। किसको मानता है, जो है नैतिक व्यवस्था को मानने को अपना जो है परम कर्तव्य मानता है। यहां तक आप लोग समझ गए होंगे। अब हम बताते हैं कि विपरीत क्यों है, लाक की धारणा हाब्स की धारणा से विपरीत क्यों है। लाक ने क्या कहा, मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है, लेकिन हाब्स ने क्या कहा, पिछले वीडियो में आप लोग पढ़ चुके होंगे, तो आप लोगों को जो है, आप लोगों के दिमाग में आंसर आ गया होगा कि हाब्स ने जो है मानव स्वभाव के बारे में क्या कहा था। हाब्स ने कहा कि मानव एक क्या है, झगड़ालू, स्वार्थी, पाशविक, पतित व्यक्ति है। क्या है, झगड़ालू, पाशविक, स्वार्थी, पतित व्यक्ति है। ठीक है, वहीं
लाक महोदय क्या कह रहे हैं, मानव एक विवेकशील प्राणी है, वह स्वेच्छा पूर्वक जो है नैतिक, वह स्वेच्छा पूर्वक नैतिक व्यवस्था का क्या करता है, पालन करता है और उसी के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करता है। लेकिन हॉब्स महोदय ने कहा कि मानव जो है एक झगड़ालू, स्वार्थी, पाशविक, पतित व्यक्ति है। वह व्यक्ति क्या है, वह क्या है, खून का प्यासा है। वह अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए किसी की भी हत्या कर सकता है। अब समझिए, एक तरफ हॉब्स है, एक तरफ लाक है, ठीक है। हॉब्स जो है, हॉब्स की परिस्थिति, अब हम परिस्थिति पर चर्चा करते हैं, हॉब्स और लाक, ठीक है। लोग कहते हैं कि परिस्थिति का प्रभाव जो है नहीं पड़ता है, तो बिल्कुल पड़ता है, 100% पड़ता है। आपको मैं सिद्धांत के माध्यम से समझाती हूँ कि मान लीजिए एक बच्चा हॉब्स है, एक बच्चा लाक है, ठीक है। हॉब्स अपना सिद्धांत जब देता है तो क्या होता है, खूनी क्रांति के बाद देता है। 1649 ईस्वी में खूनी क्रांति होती है। खूनी क्रांति के बाद हॉब्स का सिद्धांत आता है। और दूसरा पॉइंट आप लोग नोट करिएगा, हॉब्स के जो पिता थे वो क्या थे, बहुत क्रोधी थे। क्या थे, बहुत क्रोधी थे, बहुत गुस्सैल थे, ठीक है। इस तरीके से हॉब्स के ऊपर जो एक मानव स्वभाव का, जो मानव स्थिति का जो प्रभाव पड़ा, वह क्या पड़ा, एकांगी पड़ा। क्यों एकांगी पड़ा, क्योंकि देश की स्थिति भी खराब थी और घर की स्थिति भी दोनों खराब थी। उधर जो है खूनी क्रांति के बाद उनका सिद्धांत आता है और उनके पिता जो है बेहद गुस्सैल, क्रोधी व्यक्ति थे। इस तरीके से हॉब्स ने मानव को क्या कहा, झगड़ालू, पाशविक, पतित, खून, यहाँ तक उन्होंने कहा कि व्यक्ति अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए एक दूसरे की हत्या भी कर सकता है। मनुष्य जो है खून का प्यासा है, ठीक है। अब दूसरी तरफ हम आते हैं, लाक की तरफ आते हैं। लाक का जब सिद्धांत आता है तो 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति के बाद आता है। कब आता है, 1688 के गौरवपूर्ण क्रांति के बाद आता है। और ध्यान दीजिएगा, दूसरा चीज देखिएगा, देश की स्थिति भी अच्छी है और उनके पिता, किसके पिता, लाक के पिता क्या था, मित्रवत व्यवहार था। बेटे के प्रति उनका व्यवहार कैसा था, मित्रवत था। इसलिए उन्होंने क्या कहा, मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है और वह जो है शांति स्थापना का, या जो है नैतिक विवेक, ध्यान दीजिएगा आप लोग, उन्होंने क्या कहा, मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है। विवेकशील प्राणी होने के नाते जो नैतिक व्यवस्था चल रही है उसका वह क्या करता है, स्वयं पालन करता है। क्या करता है, स्वयं पालन करता है, उसके अनुसार अपना जीवन व्यतीत करता है और समाज में शांति स्थापित करने का प्रयास करता है। आप लोग समझ गए होंगे कि हॉब्स और लाक के सिद्धांतों में इतना अंतर क्यों है, ठीक है। चलिए, अगर आप लोगों के समझ में ना आए तो प्लीज बता दीजिएगा, मैं फिर से पढ़ा दूंगी। तो चलिए देखते हैं। हाँ, हॉब्स का पूरा सिद्धांत समझने के लिए आप लोग पिछला वीडियो देखिएगा। यहाँ थोड़ा मैं तुलनात्मक जो है तुलना कर दी कि आप लोगों के समझ में आ जाए कि स्थिति परिस्थिति क्या थी, दो बच्चों में इतना अंतर क्यों था। मतलब मैंने एग्जाम्पल के तौर में जो है मैंने बताया है, वैसे बहुत महान विचारक थे हॉब्स और जो है लाक। तो चलिए देख लेते हैं। इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति, मैंने बताया कि लाक का सिद्धांत कब आता है, 1688 ईस्वी में इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति के बाद आता है। और उनके पिता का क्या, बहुत मित्रवत व्यवहार था। और दूसरा पॉइंट क्या था, साथियों और मित्रों का आजीवन साथ बना रहा। साथियों और मित्रों का आजीवन साथ बना रहा, किसका, लाक का। इसलिए जो है लाक के ऊपर जो है मनुष्य का जो है सकारात्मक प्रभाव पड़ा। क्या पड़ा, सकारात्मक प्रभाव पड़ा। और हॉब्स के ऊपर कौन सा प्रभाव पड़ा है, नकारात्मक प्रभाव पड़ा है, ठीक है। चलिए विशेषताएं देख लेते हैं
इनके मानव स्वभाव संबंधी विशेषताएं देख लेते हैं। पहला जो है, इन्होंने क्या कहा, मनुष्य विवेकशील प्राणी है। मनुष्य क्या है, विवेकशील प्राणी है। मनुष्य विवेकशील प्राणी है। मनुष्य जो है नैतिक गुणों से युक्त है। किसने कहा, लाक ने कहा कि मनुष्य जो है एक विवेकशील प्राणी है। दूसरा क्या है, नैतिक गुणों से युक्त है। किसने कहा, लाक ने कहा कि मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है, नैतिक गुणों से युक्त है। तीसरा पॉइंट देख लेते हैं, मनुष्य जो है परोपकारी है, सहयोगी है, उसके अंदर प्रेम है, दयालुता है और क्या है, सहानुभूति है। किसने कहा, लाक ने कहा कि एक मनुष्य के अंदर क्या क्या है, परोपकारी है, ठीक है। दूसरा क्या है, सहयोगी है। तीसरा क्या है, प्रेम है उसके अंदर। चौथा क्या है, दयालुता है। पांचवा क्या है, सहानुभूति है। आगे देख लेते हैं, मानव स्वभाव उपयोगिता। इन्होंने कहा कि जो मानव का स्वभाव है वह उपयोगितावादी दृष्टिकोण का पालन करता है। मानव स्वभाव जो है उपयोगितावादी दृष्टिकोण का पालन करता है। उपयोगितावादी दृष्टिकोण का मतलब क्या हुआ, मानव जो है सुख की तरफ भागता है, दुख से बचना चाहता है। जो उसके लिए उपयोगी होगा उसकी तरफ वह भागेगा, जो उपयोगी नहीं होगा उसकी तरफ जो मनुष्य क्या करेगा, जो उसके लिए उपयोगी होगा उसको वह पाना चाहेगा, जो उपयोगी नहीं होगा उसे क्या करेगा, छोड़ना चाहेगा। आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, हाब्स और लाक मैं पढ़ा चुकी हूँ लेकिन एक बार रिपीट कर देती हूँ फिर से। हाब्स ने जो है मानव को क्या बताया, घोर स्वार्थी बताया। क्यों बताया, मैं बता चुकी हूँ कि उनके पिता जो है बहुत क्रोधी स्वभाव के थे। पहली बात, उनके घर का माहौल ठीक नहीं था। दूसरी बात, 1649 ईस्वी में खूनी क्रांति के बाद जो है उन्होंने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिस उनके विवेक पर जो है इसका बहुत तगड़ा प्रभाव पड़ा। किसके विवेक पर, हाब्स के विवेक पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा, घर का भी और देश का भी। इसलिए हाब्स ने जो है मानव के एकांगी सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उन्होंने कहा कि मानव जो है क्या है, घोर स्वार्थी है, मानव जंगली पशु है, मानव जो है भौतिकवादी है, मानव झगड़ालू है। वहीं जो है एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, लाक का जो सिद्धांत आता है वह 1688 ईस्वी में गौरवपूर्ण क्रांति के बाद आता है। उनके पिता का बहुत मित्रवत व्यवहार था और उनके दोस्तों मित्रों का साथ हमेशा बना रहा। इसका प्रभाव जो है किसके ऊपर पड़ा, लाक के ऊपर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। लाक ने जो है कहा कि मानव जो है परोपकारी है, अध्यात्मवादी है, एक नैतिक प्राणी है, कर्तव्य परायण है, मानव एक शांति प्रिय आदमी है। आप लोग समझ गए होंगे कि हाब्स का विचार ऐसा क्यों है, लाक का विचार ऐसा क्यों है। हाब्स ने जो है एक मानव स्वभाव के बारे में क्या कहा, लाक ने मानव स्वभाव के बारे में क्या कहा। ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कहीं हाब्स के बारे में, कहीं लाक के बारे में। आप लोगों को अंतर पता चल गया होगा। अगर इसमें थोड़ी बहुत कहीं दिक्कत होती है तो आप लोग कमेंट के माध्यम से, किसके माध्यम से, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। मैं फिर से पढ़ा दूंगी क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। हम लोग महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं जो हम लोग पढ़ चुके हैं। हाँ, लाक के बारे में अब हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है, लाक के बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे। आज हम लोग देख लेते हैं, आधुनिक राज्य को किस नाम से संबोधित किया जाता है। आधुनिक राज्य को ध्यान दीजिएगा, आप लोग क्वेश्चन पूछा जाता है, आधुनिक राज्य को किस नाम से संबोधित किया जाता है। तो किस नाम का निर्वहन करता है, कल्याणकारी राज्य का। आधुनिक राज्य जो है कल्याणकारी राज्य की भूमिका का निर्वहन करता है। किसकी भूमिका का निर्वहन करता है, कल्याणकारी राज्य की भूमिका का। ध्यान दीजिएगा आप लोग, कल्याणकारी राज्य की भूमिका का निर्वहन करता है। कल्याणकारी जो राज्य है वह नागरिकों को समस्त, ध्यान दीजिएगा,
कल्याणकारी राज्य नागरिकों को समझ जो है आर्थिक, ध्यान दीजिएगा, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक सभी पक्षों की उन्नति पर बल देता है। कौन कौन से पक्ष हैं? पहला पक्ष हो गया आर्थिक, दूसरा पक्ष सामाजिक, तीसरा पक्ष राजनीतिक, चौथा पक्ष क्या आएगा? सांस्कृतिक। सभी पक्षों की उन्नति पर बल देता है। कौन बल देता है? कल्याणकारी राज्य। आप लोग समझ गए होंगे, क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा पॉइंट देखते हैं, गार्नर तथा आधुनिक राजनीतिक विचारकों ने, क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा, गार्नर तथा आधुनिक राजनीतिक विचारकों ने राज्य के 4 आवश्यक अंग बताए। किसने बताया 4 आवश्यक अंग? गार्नर तथा आधुनिक राजनीतिक वैज्ञानिकों ने राज्य के 4 अंग बताए। पहला कौन सा है? जनसंख्या। दूसरा कौन सा है? भूभाग। तीसरा कौन सा? पहला जो है जनसंख्या, भूभाग, सरकार, संप्रभुता। कौन कौन सी है? जनसंख्या, भूभाग, सरकार, संप्रभुता। इसमें सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है? संप्रभुता है। कौन सा है सबसे महत्वपूर्ण? संप्रभुता है। गार्नर की सबसे अच्छी परिभाषा मानी जाती है प्रजातंत्र, राजतंत्र, अधिनायक तंत्र की। गार्नर की सबसे अच्छी परिभाषा मानी जाती है प्रजातंत्र, राजतंत्र, अधिनायक तंत्र की और राज्य की भी। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो गलत मत करिएगा। किसकी सबसे अच्छी परिभाषा मानी जाती है राज्य के बारे में? तो गार्नर की। राजतंत्र के बारे में? गार्नर की। अधिनायक तंत्र के बारे में? गार्नर की। और किसके बारे में? प्रजातंत्र के बारे में? गार्नर की। आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, गार्नर की पुस्तक का क्या नाम है? इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल साइंस। गार्नर की पुस्तक का क्या नाम है? इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल साइंस गार्नर की पुस्तक का नाम है। आगे बढ़ते हैं। खारगुड नीति किसकी है? कौटिल्य ने। किसके बारे में उन्होंने जो है खारगुड का नीति दिया था? विदेश संबंधों के संचालन के लिए उन्होंने 6 प्रकार की नीति बताई। कितने प्रकार की? 6 प्रकार की। किसके लिए? विदेश संबंधों के संचालन के लिए। खारगुड नीति किसने दिया? कौटिल्य ने दिया। किस लिए दिया? विदेश संबंधों के संचालन के लिए। किसके लिए? विदेश संबंधों के संचालन के लिए 6 प्रकार की नीति दी। क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा। संधि, विग्रह, आसन, यान, संश्रय, द्वैधिभाव। ध्यान दीजिएगा। पहला संधि, दूसरा कौन सा है? विग्रह, तीसरा कौन सा है? आसन, चौथा कौन सा है? यान, संश्रय, द्वैधिभाव। एक बार फिर से, संधि, विग्रह, आसन, यान, संश्रय, द्वैधिभाव। संधि, विग्रह, आसन, यान, संश्रय, द्वैधिभाव। ये 6 प्रकार की नीति दिया है। किसने दिया है? कौटिल्य ने दिया है। किसके बारे में? विदेश संबंधों के संचालन के बारे में। क्या क्या है? संधि, विग्रह, आसन, यान, संश्रय, द्वैधिभाव। राज्य के लिए कौटिल्य ने 4 साधन बताए। कौटिल्य ने राज्य के लिए 4 साधन बताए। पहला, साम, दाम, दंड, भेद। साम, दाम, दंड, भेद। कितने साधन बताए? 4 साधन बताए। साम, दाम, दंड, भेद। 3 प्रकार के दूत बताए। कौन 3 प्रकार का दूत बताता है? कौटिल्य ने। पहला, राजदूत, जो अपने विवेक बुद्धि से अपने राजा की ओर से निर्णय करने की शक्ति रखता हो। पहला इन्होंने राजदूत बताया जो अपने बुद्धि विवेक से अपने राजा की ओर क्या कर सकता है? निर्णय करने की शक्ति रखता हो। दूसरा इन्होंने क्या बताया? वह राजदूत जिनकी शक्ति सीमित होती है और किसी विशेष काम के लिए भेजे जाते हैं। वह राजदूत जिनकी शक्ति सीमित होती है और किसी विशेष काम के लिए भेजे जाते हैं। तीसरा कौन सा बताया? वह राजदूत जो राजा का संदेश दूसरे राजा तक पहुंचाते हैं। आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। कौटिल्य जो है राज्य के साप्तांग सिद्धांत, राज्य का साप्तांग सिद्धांत किसने दिया? कौटिल्य ने दिया है, मनु ने भी दिया है। आगे मैं पढ़ाऊंगी तो बताऊंगी। यहाँ कौटिल्य का देख लेते हैं। कौटिल्य ने जो है राज्य के साप्तांग सिद्धांत दिए।
राज्य को इन्होंने सावयव सिद्धांत भी बोला जाता है। इनके सिद्धांत को इन्होंने राज्य को सावयव का सिद्धांत भी बोला है। ठीक है, कौटिल्य ने राज्य के सप्तांग सिद्धांत दिए। 7 कौन कौन सा है? पहला स्वामी है, दूसरा आमत्य है, तीसरा जनपद है, चौथा दुर्ग है, पांचवा कोष, छठा दंड, सातवां मित्र। स्वामी, आमत्य, जनपद, दुर्ग। क्या क्या है? स्वामी, आमत्य, जनपद, दुर्ग। स्वामी, आमत्य, जनपद, दुर्ग। क्या क्या है? स्वामी, आमत्य, जनपद, दुर्ग। स्वामी, आमत्य, जनपद, दुर्ग। स्वामी, आमत्य, जनपद, दुर्ग। और कौन सा है? कोष, दंड, मित्र। कोष, दंड, मित्र। स्वामी, आमत्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड, मित्र। इन्होंने क्या बताया? राज्य के सप्तांग सिद्धांत बताए। तो यह रहा वीडियो। अगर आप लोगों के समझ में आए तो प्लीज मेरे लिए एक शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।